Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 अप्रैल 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुल्गारिया को। बुल्गारिया कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है वो आज अपलोड नहीं हो पाया, जो डेली बेसिस पे हमारा 5:30 बजे अपलोड हो पाता था। ठीक है, तो टेक्निकल इशू की वजह से उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और फिलहाल उसकी टेंशन मत लेना, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इंक्लूड कर दूंगा मैं आने वाले वीडियो के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे अब आते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर वैक्सीनेशन के बारे में बात करी गई है। देखो जो क्या है, वैक्सीनेशन डेली बेसिस पे कम पड़ती जा रही है। अब हुआ क्या है, हम लोग देख रहे हैं कंट्री के अंदर केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। हम लोग को इंडिया के अंदर कोविड का सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेजेस बढ़ती जा रही हैं। और उसकी वजह से आप लोग देख पाओगे एक पिक्चर भी है जो कि मुंबई में एक वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ की है, जिसको बंद कर दिया गया है। क्यों? ड्यू टू दी शॉर्टेजेस ऑफ वैक्सीन। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट दिया गया है अबाउट द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और बोला पीपल आर फ्री टू चूज़ रिलीजन, यानी कि जो लोग हैं उनके पास अपनी खुद की चॉइस है, वो किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें वो कंफर्ट हो, आराम से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उस रिलीजन को। ठीक है, अब ये सारी बातें क्यों कही गई हैं? देखो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पिटीशन डाला गया और उल्टी सीधी तरीके से वो पिटीशन डाला गया था और उसी पिटीशन का यहाँ पे जवाब दिया गया है। और ये जवाब दिया है जस्टिस रोहिंटन एफ नारीमन ने, और इन्होंने बोला कि देखो लोगों के पास राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लोगों के पास हक है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को फ्रीली, उनके पास पूरा का पूरा हक है ये। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे बताया भी गया इनके द्वारा, दोबारा रिमाइंड किया गया कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के अंदर, तो ये फ्रीली आप कह सकते हो बिल्कुल फ्री कर देता है टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे बताई गई थी जो कि आपके काम की नहीं है, बस जो आर्टिकल था वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आपके लिए एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्लान कर रही है कि हम लोग अब डेली बेसिस पे क्या करने वाले हैं, कोविड केसेस को कम करने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, मैरिजेस में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, कि अब यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम इस केसेस को रोक पाएँ। क्योंकि हो क्या रहा है, अब देखो अभी तक जो केसेस कहीं निकल नहीं रहे थे दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आप देख पाओगे 8,500 के आसपास के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखो अब क्या है ना, केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग चुका है सभी जगहों पर लगभग अगर हम बात करें तो। फिर अब एडिटोरियल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे ढेर सारे, तो उन एडिटोरियल्स को हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आने वाले टाइम पे स्किप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात करी गई है इंडिया ने प्रोटेस्ट किया यूएस के नेवल एक्सरसाइज को लेकर। यूएस ने करा क्या, अपनी शिप जो है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजार दी। ठीक है, यूएस की एक शिप थी, उसने क्या करा, भारत का, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा नीचे से मैप बनाता हूँ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वहाँ से गुजार दी। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ ये क्या होता है, चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अच्छे से, तब क्लियर होगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे
ये है यहाँ पर इंडिया का मैप, और नीचे ये वाला जो एरिया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब यहाँ पे हर कंट्रीज़ का होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यूएसए ने जो है यहाँ से ये शिप गुजार दी है, तो उस चीज़ को यहाँ पर जो है इंडिया ये कह रहा है कि ये गलत है। और देख पाओगे, अब सबसे पहले यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को थोड़ा सा और क्लियर कर लो। यहाँ पे देख पाओगे, जैसे यहाँ पे हमारी लैंड है, मान लो यहाँ पर इंडिया का ये इंडिया का लैंड है थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये जो इतना एरिया है, ये तो हमारा खुद का सी कहलाएगा, हमारी खुद की टेरिटरी कहलाएगी। उसके बाद आने वाला टाइम, आगे वाला मतलब हमारी टेरिटरी इतनी हो गई, इसके आगे से 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। उसके बाद वो हाई सी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, मतलब यहाँ तक एरिया तो खैर हमारा ही काउंट होगा। ओके, नाउ यहाँ से कोई शिप वगैरह नहीं गुजार सकता है, लेकिन क्या करा, यूएसए ने इस चीज़ को करा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, तो यूएसए के द्वारा कहना क्या है कि ऐसा तो हम लोग करते रहते हैं, ठीक है, जो है ऐसा हमारा चलता रहता है। और ये आप कह सकते हो कि बहुत सारी कंट्री के साथ ऑलरेडी यहाँ पर यूएसए करता है, और साल में एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने इस तरीके के शिप गुजारे हैं। ओके, तो ये था आर्टिकल। यहाँ पे मेन मकसद था कि आप लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे और क्या है। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर। तो यहाँ पे अगेन वही आर्टिकल बिल्कुल सेम जो कि हमने डिस्कस किया था अभी, कि एक जो EEZ है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, वहाँ से यूएसए ने अपना शिप निकाला। जब हमने पूछी ये बात, तो ऐसा क्यों करा गया है, हमने इसके प्रति प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, तो फिर यहाँ पर उसका सिंपल सा कहना यही है कि हम लोग ऐसे सिमिलरली बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसा कर चुके हैं। इससे ये नहीं है कि हम कोई खतरा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खुद का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को खतरा पहुंचा रहे हैं या कुछ जासूसी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सिंपल सा हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया चाइना को लेकर बातचीत करी गई है। इंडिया चाइना के बीच में बात चल रही है, अभी आपको मालूम है, कल भी मैंने बताया था, जो 11th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है ये। और ये दोनों फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर, जहाँ पर आकर ये दस्तक दी जाती है, वहाँ से डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, देखो अभी हाल ही में जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे पेंगोंग त्सो लेक है तो पास में, तो वहाँ से क्या करा, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट कर लिया। यानी कि जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो वापस से अपनी साइड पर आ गए, और यूएस के सोल्जर्स वहाँ से हट गए, सॉरी चाइना के सोल्जर्स वहाँ से हट गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आपस में डिसएंगेजमेंट हो गया, वहाँ पे शांति बन गई। लेकिन अभी और भी जगह हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया गोगरा हो गया और हॉट स्प्रिंग हो गया, इनको पेट्रोलिंग पॉइंट्स बोला जाता है। नाउ यहाँ पर इन दोनों जगह पर भी हम लोगों को आज के टाइम पर डिसएंगेजमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो बात चल रही है इन दोनों कंट्री के बीच में, वो चल ये रही है कि हम लोग अब इन दोनों एरियाज़ में कैसे डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे, जो बात है वो स्टार्ट हो जाती है 10:30 बजे से। तो आज भी जो है यहाँ पर ये इसी चीज़ के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे क्या है। पेज नंबर 10 पर अगेन कोविड के रिलेटेड आप देख पाओगे ना, पेज नंबर 10 पर ढेर सारे जितने भी आर्टिकल है सब कोविड-19 से रिलेटेड है। ठीक है, ये देख पाओगे, ये कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है, कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है, सारे जो है ये इन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल्स भरे पड़े हैं ये भी। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास भरी पड़ी है, हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बताया गया है टोटल केसेस। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो देखो डेली बेसिस पे 1 लाख केसेस प्लस आ रहे हैं, ये तो हम लोग को मालूम चल गया है। अब यहाँ पर जो देखने को मिले हैं वो है 1.4 लाख केसेस। अब देखो हुआ क्या है, इससे पहले अभी हमने कल देखा था 1.3 लाख केसेस थे। तो डेली बेसिस पे ना ये आप कह सकते हो प्लस में ही जाता जा रहा है। डेली बेसिस पे जो है ये सर्ज में आता जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ठीक है, ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, इन्हीं सभी स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोगों को केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 और ये 12 है, ये पूरा एडवर्टीजमेंट पेज है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बात करी गई है ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप हैं, इनकी डेथ हो गई है, इनकी एज थी 99। तो जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, आई होप आप लोगों को क्वीन एलिजाबेथ के बारे में तो मालूम होगा, तो इन्होंने भी अनाउंस किया है इनके पासिंग के बारे में, और जो है अपने काफ़ी दुख दिखाए हैं इनकी डेथ के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ब्रिटेन के ये प्रिंस हैं फिलिप,
और इनकी डेथ हुई है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, प्रिंस फिलिप। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बातचीत करी गई है चाइना और पाकिस्तान को लेकर। देखो क्या है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को बैक करेंगे। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन यूएन के अंदर क्या होगा, जब ये कंट्रीज़ होंगी तो चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के टाइम पर देखोगे तो इन दोनों के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अब आप कह सकते हो किस चीज़ को लेकर सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो चाइना के प्रति बहुत सारी कंट्रीज़ जो है बहुत सारे आप कह सकते हो ऑब्जेक्शंस उठाती हैं। क्या क्या मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेनली दो ऑब्जेक्शंस। सबसे पहला तो यहाँ पर चाइना के अंदर एक रीजन है, वो है जिनजियांग रीजन। ठीक है, अब ये जिनजियांग रीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर रहती है एक उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी। अब उइगुर मुस्लिम जो रहते हैं यहाँ पर, चाइना उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। इनफैक्ट उनको बियर्ड काटने का आप कह सकते हो हक नहीं दे रखा, और सॉरी बियर्ड उगाने का इनको आप कह सकते हो बियर्ड अपनी ग्रो करने का कोई भी राइट नहीं है। उसके बाद जो है रमज़ान के अंदर ये रोज़े नहीं रख सकते। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये अपनी कुरान वगैरह भी नहीं पढ़ सकते। कुरान जो पढ़ेंगे वो चाइनीज़ एडिशन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये है। तो सारी कंट्रीज़ यहाँ पे कोशिश ये करती हैं कि ये मुद्दा ज़रूर उठाया जाए। तो हो सकता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये मुद्दा उठे, तो जैसे ये मुद्दा उठेगा तो पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगा चाइना को। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को क्या सपोर्ट करेगा, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो एक ही चीज़ पे सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान रोता एक ही चीज़ के लिए, वो क्या है, आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दो, है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बातचीत जैसी करेगा, इसको चाइना सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपस में यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हाँ, मैं चाइना का एक और मुद्दा बता रहा था। चाइना का मैंने बोला था दो मुद्दे बताऊंगा। एक सेकंड ये है कि देखो दूसरे की टेरिटरीज में इसको घुसने का बहुत शौक है। चाहे आप बात कर लो, काफ़ी परेशान करता है सभी लोगों को। आज के टाइम पर देखोगे हांगकांग के अंदर परेशानियां क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ताइवान को अपना पार्ट बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो दोनों ने बोला है कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है भूटान और चाइना के बारे में। दोनों ने मिलकर शेड्यूल किया है, बाउंड्री डिस्कशन करने वाले हैं जल्दी। तो भूटान और चाइना ने एग्रीमेंट किया कि आप मतलब एग्रीमेंट नहीं कह सकते, एक तरीके से राज़ी हो चुके हैं कि एक तरीके से ये लोग नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक करेंगे, जिसके अंदर बाउंड्री टॉक्स को लेकर बातचीत करी जाएगी कि किस तरीके से देखो जो भूटान और चाइना की बाउंड्रीज़ है, यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से इन दोनों के डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वहाँ पर भी। तो अभी यहाँ पर यही कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पेज नंबर 13 पर दिखेंगे, जिसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ये वाला ज़्यादा हो जाता है। ओके, और वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है नेट डायरेक्ट टैक्स का जो रिसीप्ट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी कि सरकार के पास जो नेट डायरेक्ट टैक्स है वो आया है। टैक्स आया है मतलब कि इनकम जनरेट हुई है, पैसा आया है, और पैसा आया है तो पैसा बढ़ता हुआ नजर आया। जो कलेक्शन है वो बड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे फिस्कल ईयर 21 का जो कलेक्शन है वो बड़ा है, एक्सीड हुआ है। लगभग यहाँ पे बताया गया है अमाउंट 9.45 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आए हैं। किसकी वजह से? नेट डायरेक्ट टैक्स की वजह से। ओके, अब यहाँ पे जो डेफिसिट चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और हमारा देखो अब की बार का जो गोल भी यही है कि हम लोग जो है इससे काफ़ी उठे, 9 लाख से जो 9 लाख करोड़ है इससे काफ़ी ऊपर उठ के चले। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों को अचीव किया है। नाउ अब सरकार के पास पैसा आया है अच्छे अमाउंट में, तो अब क्या करना है? एक्सपेंडिचर इज़ द की। अब क्या करना है? उनको खर्चा करना है। अब खर्चा करना है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आज के टाइम पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। खर्चा कर कर लोगों को जो टैक्स है उसको वापस में रिटर्न देना है और अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ थी और ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बात करी जा रही है। तो हम लोग देख पाएँ, देखो 1998 की बात हो रही है और 1999 की बात हो रही है। तब से अगर हम देखें तो पहली बार अब देखने को मिल रहा है कि जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो 9.1% से गिरता हुआ नज़र आया है। यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस आप देख पाओगे कितने तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी वजह से जो कंजम्पशन है, ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइसेस बढ़ गए तो कौन जाकर यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो वो कंजम्पशन भी डाउन होता हुआ नज़र आया है इन द ईयर फिस्कल ईयर 2021। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे पहला ड्रॉप इस तरीके का देखने को मिला है सिंस 1998-1999। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है आप लोगों को मालूम है फ्यूल्स को लेकर। देखो ईरान से हम लोग परचेज़ कर नहीं सकते। ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने। अभी फ़िलहाल ईरान के अंदर बातचीत चल रही है कि जैसे यहाँ पर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाती है
फिर उसके बाद क्या होगा, ईरान के साथ जैसी न्यूक्लियर डील मतलब सेट हो जाती है यूएसए की, तो हो सकता है सैंक्शंस हट जाएं और जो है रिकवर हो जाए इंडिया, और इंडिया काफ़ी हद तक वापस से ईरान से ट्रेड कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया से, तो ऑयल के मामले में सऊदी अरेबिया से हमारे हो गए हैं डिस्प्यूट। अब हम लोग जो है सऊदी अरेबिया से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम परचेज़ करें, बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो है हम लोग ज़्यादा अब यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है, हाल ही में एक नई कंट्री हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हुई है जिससे हम लोग ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, वो कौन है, गुयाना। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, एक कंट्री ऐड हुई है और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे गूगल पर, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। तो आज सैटरडे है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो बराबर वाला पेज है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, पूरा इलेक्शन पेज है पूरा का पूरा, तो उस पर आप लोग छोड़ सकते हो, कोई काम का नहीं है वो। और उसके बाद यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में बात करी गई है, देखो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है कि देखो पहली बात इनको बोला गया है कहाँ पर, वाराणसी की जो लोकल कोर्ट है उसने बोला कि आप जाकर सर्वे करो जो ज्ञानपीठ मॉस्क है वहाँ पर, कि उससे पहले वहाँ पे मंदिर हुआ करता था क्या। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, कल भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद इस वाले आर्टिकल में हम थोड़ी बहुत बातें जानने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है कि इंडिया को आज के टाइम पर जो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन है वो देना चाहिए। अब ये रेफ्यूजी प्रोटेक्शन क्यों देना चाहिए, क्या इशू है, क्या न्यूज़ आज के टाइम की, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, करंट रिलेशंस हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक रिलेशंस को भी हम यहीं पर कवर करने वाले हैं एक आंसर राइटिंग फॉर्म में। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल ये वाला देखते हैं। देखो हुआ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों को एएसआई के बारे में पता होगा, ये कौन सी बॉडी है, मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, कल मैंने नोट्स डाले थे। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको फाउंड करा गया था 1861 में, याद रखना किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो कि पहले डीजी बने थे, डायरेक्टर जनरल बने थे इसके। अब अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम यह है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, साइंटिफिक एनालिसिस करना, यानी कहीं पर एक्सकेवेशन करना, जैसे कि बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हम लोग को मिलती रहती हैं, खुदाई वगैरह करके यहाँ पे ढूंढते रहते हैं ये सारी चीज़ें, तो उस तरीके का काम ही हमारा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और ये एक अटैच्ड ऑफिस भी है, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपको याद आ रहा होगा कल मैंने पढ़ाया है, क्योंकि कल मैंने पूछा था मिनिस्टर जो कल्चर मिनिस्टर वो कौन है हमारे, और बहुत सारे आंसर आए थे, बहुत सारे आंसर रिसीव हुए थे, वो कौन है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अब क्या न्यूज़ है, जो एएसआई, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एएसआई को बोला गया, देखो जो वाराणसी की लोकल कोर्ट है उसके द्वारा बोला गया क्या करना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको कंडक्ट करना चाहिए एक सर्वे, कहाँ पर, ज्ञानवपी मॉस्क। देखो वाराणसी के अंदर ना एक मॉस्क है, एक मस्जिद है ज्ञानवपी मॉस्क। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ज्ञानवपी मॉस्क से पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, क्या ये वाकई में सच है, तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है एएसआई को कि जाओ भाई कंडक्ट करो सर्वे, पूरा देखो अच्छे से यहाँ पे क्या होता है, क्या निकलता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मंदिर होता कौन सा मंदिर की बात करी गई है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि सर्च करो जो ज्ञानवपी मॉस्क है उससे पहले क्या वहाँ पर वाकई में काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था क्या, तो यहाँ पर उसी के मारे ये मुद्दा उठाया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि देखो अगर मान लो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत सारा सर्वे होता है, उसके बाद भी चलो देखने को मिल जाता है कि हाँ चलो मंदिर हुआ भी, तो क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि वापस उसके ऊपर मंदिर बना दिया जाएगा, तो ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको 3 से 4 बार इस पूरे एक्ट को पढ़ाया भी है, इसके नोट्स भी मैंने सेंड किए थे। ठीक है, नाउ ये क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे क्या है, देखो बहुत ही सिंपल वर्ड में, आज़ादी के बाद से अगस्त 14 1947 आज़ादी के बाद से क्या इस एक्ट के अंदर बोला गया, आज़ादी के बाद से जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होंगे यानी मॉस्क होगा या फिर मंदिर होगा, जो भी होगा उसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पे आप कह सकते हो ये एक्ट बोलता है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये एक्ट है, तो हम कह नहीं सकते कि अगर ऐसा कुछ मिला भी तो वापस से मंदिर बनेगा या फिर ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखना इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, ये आ चुका है 2 बार अलग अलग रीज़न की वजह से न्यूज़ के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है और मैं इसका ऑलरेडी नोट्स भी सेंड कर चुका हूँ। और हाँ देखो यार एक चीज़ ना,
ये ध्यान रखो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक कमेंट सेक्शन, एक छोटा सा कमेंट पिन कर देता हूँ, तो यहीं पर आपको नोट्स मिल जाते हैं डेली बेसिस पर। तो ये मुझे भी काफ़ी इजी पड़ जाता है, वरना मुझे वापस लौट कर जाना पड़ेगा और फिर सर्च करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत पड़ती है। अब आपको करना क्या है, आपको भी एक छोटा सा सपोर्ट करना है मुझे। वो क्या है, आपको एडोब रीडर करके एक ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पर एडोब रीडर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे, आप जैसे ही यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उस पर ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे ओपन करना है, तो एडोब रीडर से ओपन करना। अब जैसे ही आप वहाँ पे उससे ओपन करोगे ना, तो आपको ये टैग्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये एडोब रीडर से ही मैंने इस पूरे पीडीएफ को एडिट किया है, ओके, हाईलाइट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, एडोब रीडर को डाउनलोड करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको ये सारे डेली बेसिस पर जितने भी टैग्स मैं लगाता हूँ वो आपको डेली मिलेंगे। तो आप जब भी नोट्स बनाओ तो आप देख पाओगे, जैसे कि नोट्स बना रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने आर्टिकल देख रखा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये नोट्स भी हाथों हाथ जो हैंड रिटन है वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंडिया और रशिया दोनों को इंश्योर करना चाहिए अपने रिलेशंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर लैवरॉव, ये आए थे भारत की ट्रिप पर, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने वाले हम लोग सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। सबसे पहले जो इंडिया और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, उसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। अभी आपके यूपीएससी में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये होगा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 2 में आप देख पाओगे सिलेबस, जैसे आप लेकर बैठे होगे सिलेबस, तो आपको दिख रहा होगा, बायलेटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इस तरीके के टॉपिक्स दे रखे हैं। नाउ न्यूज़ के अंदर क्यों है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनमें आपस में मीटिंग हुई है और इन्होंने डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम पर एक रेजिलियंट ग्राउंड पर वर्क करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करके ये दोनों वर्क करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इशू क्या बोला गया, मतलब किन किन इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने बातचीत करी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात करी है। अफगानिस्तान और तालिबान, यानी अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से शांति बना सकते हैं, उसको लेकर बातचीत करी गई है। फिर उसके बाद क्वाड ग्रुप को लेकर बातचीत करी गई है इस पूरे इस मीटिंग के अंदर, ओके। ना कुछ की पॉइंट्स है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो मीटिंग है इसके अंदर डिस्कस करे गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। तो डिस्कस करा गया है सबसे पहले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले, तो देखो रशिया जो है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी देखने को मिलेंगे, मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, टिम्बर, फिश, और यहाँ पे आप कह सकते हो इकोनॉमिकली जो है अंडर डेवलप्ड रीजन है। कौन सा, रशियन फार ईस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रशियन फार ईस्ट के बारे में बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है रशियन फार ईस्ट कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, ये लेक बाइकाल से। बाइकाल झील जो है, जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है इसको, वो पैसिफिक तक फैला हुआ है, ठीक है। उसी एरिया के यहाँ पे बातचीत करी जा रही है, ठीक है। और बाइकल झील अभी न्यूज़ में भी थी, तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया भी था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बाइकल झील के अंडर जो है, अंदर में टेलीस्कोप फिट करने की बात करी जाती है। टेलीस्कोप लगा रहे हैं और टेलीस्कोप लगा दिया गया इनफैक्ट, ताकि हम लोग न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाएँ, ओके। इसके बारे में हमने पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया था। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अब क्या होगा, जो हम लोग अपना आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं, उसको हम बूस्टअप देने वाले हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करवाएंगे। और जो हमारी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी किस चीज़ के थ्रू, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू, तो इसके थ्रू हम लोग आने वाले टाइम पे अपना जो एक्सपोर्ट वगैरह है बूस्टअप कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने कंट्री के अंदर ग्रो करेंगे तो उसको आने वाले टाइम पे हम लोग उसको बूस्टअप भी कर सकते हैं। और एक देखो मैरीटाइम कॉरिडोर है, देखो मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इंडिया का मैप नीचे से हो गया, ऊपर यहाँ पे आपको बराबर में यहाँ पे चाइना देखने को मिलेगा, ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रशिया देखने को मिलेगा बाहर की साइड। तो रशिया में यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, ठीक है। और नीचे जो यहाँ पे आपको चेन्नई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसके थ्रू भी यहाँ पर जो है इंडिया और रशिया जो है वर्क कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, ओके। तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो बायलेटरल ट्रेड जो है इन दोनों के बीच का, वो यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से ग्रो हो सकता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे रीजन है जहाँ पर ये दोनों मिलकर ग्रो कर सकते हैं, ओके। नाउ दूसरे टॉपिक पर इनके द्वारा बात करी गई है S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में, ठीक है। कि देखो क्या है कि S-400 डिफेंस सिस्टम हम लोग रशिया से जो है परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो है टेंशन ये है कि USA जो है अपने कार्ड्स के सैंक्शंस लगा सकता है, ठीक है। कार्ड्स सैंक्शंस यहाँ पर ये है, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी इंडिया के ऊपर ये सैंक्शन लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं, क्योंकि इंडिया अमेरिका से क्यों नहीं वेपन्स परचेज कर रहा है, इंडिया को रशिया से क्यों परचेज कर रहा है, ठीक है। रशिया से परचेज करने की वजह से ये सैंक्शंस लग सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है।
कि देखो यूएसए का यहाँ पे एक थ्रेटेंड सैंक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसके बारे में बातचीत करी गई है। मतलब कि देखो आप अभी तक निचोड़ क्या है, मीटिंग में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बातचीत करी गई कि इकोनॉमिक में लेकर कैसे ग्रो हो सकते हैं। दूसरा जो है S-400 डील को लेकर बात करी गई है। तीसरा अफगान पीस को, यानी अफगानिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि आज के टाइम पर भी चल रही है। एक तरफ अफगानिस्तान सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, काफ़ी लोग मर भी गए हैं आपस में इनके लड़ते लड़ते। ये चाहते हैं कि तालिबान चाहता है उनका रूल चले, अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है उनका रूल चले। तो दोनों यहाँ पर आपस में जो है इसी तरीके से चलते रहते हैं। अब तो इनके बीच में शांति बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश करी जा रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एक पीस हो जाए, ठीक है, पीस मेंटेन हो जाए। तो उसी के तौर पे यहाँ पे बातचीत करी जा रही है कि इंडिया जो है काफ़ी मेन रोल पे भी कर सकता है अफगानिस्तान के इसमें, ठीक है। तो वो मुद्दा भी यहाँ पे उठाया गया। उसके बाद मेडिकल कॉपरेशन का मुद्दा उठाया गया। क्या कि देखो रशिया जो आप कह सकते हो RFDI जिसको बोलते हैं, रशिया फंड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और इंडिया क्या करेगा, रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है उसको मैन्युफैक्चर करेगा। लगभग 700 से 750 मिलियन डोजेस तक अपनी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा। और साथ ही साथ जो है हम लोग अपनी कोवैक्सीन जो भारत के अंदर है, और वो भी पॉसिबिलिटी इतनी है कि हम लोग भी उसको एक्सपोर्ट करें टू रशिया। ओके, और उसके साथ यहाँ पे इंडिया रशिया के कुछ आप कह सकते हो स्टैटिक रिलेशंस हैं जो कि यहाँ पे एज इट इज़ रहने वाले हैं, काफ़ी काम के हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले आप देख पाओगे पॉलिटिकल कुछ यहाँ पे रिलेशंस हैं। जो एनुअल समिट मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के बीच में, यानी रशिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ये काफ़ी हाई मीटिंग मानी जाती है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है और काफ़ी हद तक ये हम लोग देख रहे हैं, पहले काफ़ी टाइम से ये लगातार होती हुई आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में व्यापार भी काफ़ी बढ़िया है। आप देख पाओगे लगभग यहाँ पे ट्रेड के बारे में बताया, कितना अमाउंट है वो आपको ध्यान नहीं देना। ये बोला जा रहा है कि पोटेंशियल हमारा ये है कि जो 30 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हम लोग व्यापार कर सकते हैं 2025 तक, ठीक है। फिलहाल जो व्यापार है वो आज के टाइम पर भी काफ़ी बढ़िया है। नाउ डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं एज वेल एज लाइसेंस्ड प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर है, जैसे कि Su-30 एयरक्राफ्ट और T-टैंक्स, ये एग्जाम्पल्स हैं डिफेंस और सिक्योरिटी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करके चले हैं। जैसे कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट KKNPP जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, किसके साथ मिलकर, रशिया कॉपरेशन के साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कुछ मल्टी फोरम्स होती हैं इनके साथ में, यानी कि बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनके अंदर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है। दूसरा हो गया रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग जिसको हम RIC बोलते हैं। तीसरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अंदर भी जो रशिया भी है और साथ ही साथ जो है इंडिया भी है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी ये जो है आप कह सकते हो ये मिलिट्री अभ्यास जो है ये कौन कौन सा होता है। सबसे पहला एक्सरसाइज TSENTR 2019, दूसरा इंद्र एक्सरसाइज, जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज, यहाँ पर ये सारी देखने को मिल जाती हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा आर्टिकल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे पूरे हमने रिलेशंस देख लिए हैं ना। उसका नेक्स्ट आर्टिकल आता है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा दम तो नहीं है, फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बातचीत करी जा रही है। देखो म्यांमार के अंदर अभी हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, म्यांमार के अंदर चल रहा है मिलिट्री को, 1 फरवरी को हुआ था वहाँ पे मिलिट्री को, यानी तख्ता पलट, जो वहाँ की सरकार थी जिनको डेमोक्रेटली इलेक्ट किया गया था, और उसको इलेक्ट करने के बाद आप कह सकते हो जो ये मिलिट्री है उन्होंने उसको हटा दिया अब ज़बरदस्ती। अब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पर आप देख पाओगे लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं और यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। तो ऐसी कंट्री के अंदर कौन रहना पसंद करेगा जहाँ पर मिलिट्री अपने लोगों को खुद को मार रही है। तो लोग जो हैं वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, आप कह सकते हो इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो भारत आप कह सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर भारत ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ एंटर करते हैं। रेफ्यूजीज़ बेसिकली शरणार्थी, यहाँ पे वो शरण लेने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यार हमें जरी सी शरण दे दो, हम रह लें, क्योंकि वहाँ पर जो आप कह सकते हो जहाँ से ये लोग आ रहे हैं वो रहने लायक जगह नहीं रह गई है। तो उसके बारे में बताया गया है कि देखो आज के टाइम पर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया क्या कर रहा है, जैसे जैसे म्यांमार, यहाँ पे देखो म्यांमार का एग्जांपल दिया गया है, म्यांमार के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको वापस से यहाँ पर आप कह सकते हो डिपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही है इंडिया के द्वारा। और ऑथर जो है यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया है उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, यानी कि जो लोग आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको शरण देनी चाहिए वाकई में, ठीक है, क्योंकि वो लोग परेशानी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया है, तो ज़्यादा इसका आर्टिकल के अंदर नहीं है। इंडिया के द्वारा क्या बोला गया है, देखो एक रेफ्यूजी कॉन्वेंशन है, 1951 रेफ्यूजी कॉन्वेंशन है। इसके अंदर क्या है ना
कि देखो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे कंट्रीज़ के अंदर कन्वेंशन मतलब जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है, जिसमें जो है कंट्रीज़ जो है वो क्या करती हैं, रेफ्यूजीज़ को अलाउ करती हैं, ठीक है। जो शरणार्थी होते हैं उनको अलाउ करती हैं। मान लो कि कोई ब्रिटेन हो गया, ठीक है, यूके हो गया, ठीक है। यूके क्या करेगा, कहीं के शरणार्थी को जो है अलाउ कर लेगा, वो इसका पार्ट होगा। अब यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया सीधा सीधा बोल रहा है कि हम लोग रेफ्यूजी कन्वेंशन का भी पार्ट नहीं है, और हम लोग किसी भी जो है आप कह सकते हो किसी भी हम लोग रेफ्यूजी को अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलती है। और देख पाओगे इंडिया जो है, मैंने जैसा बताया, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट ये बोला गया है, देखो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें एक प्रॉपर लीगल मेजर्स लेकर चलने पड़ेंगे। ऑथर कह रहे हैं कि लीगल मेजर लेकर चलो, डॉक्यूमेंटेशन लेकर चलो, जिससे कि आप लोग ये जो है चीज़ों को देख पाओ। देखो इलीगल माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स अलग तरीके से आपको ट्रीट करना है, लेकिन जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनको अभी आपको ज़रूरत पड़ जिनको ज़रूरत है कि हाँ वाकई में कि हाँ उनको शरण देनी चाहिए, तो इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर करना चाहिए, उसमें यहाँ पर बताया गया है। ओके, ना इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।